हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सन 2000 के पूरे जितने भी जीएस के प्रश्न थे उनका अध्ययन किया था। आज हम लोग 2001 के जीएस में आए सभी प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, यूपीएससी हिंदी दैनिक उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से आपकी आंसर राइटिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक 15 अगस्त से एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहा है आंसर राइटिंग का, जिसमें यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए बिल्कुल सेपरेट बैच रहेगा। आंसर राइटिंग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमको इस कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारे कार्यक्रम की विशेषताएं यहाँ पे दी हुई हैं। विशेषज्ञों द्वारा कॉपी चेक की जाएगी, माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस किया जाएगा, ग्राफ, केस स्टडी, इन सबको यूज़ कैसे करना है इसको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग दोस्तों सन 2001 में जो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का पेपर था, आज हम लोग उसको देखेंगे। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में दो सूची दी गई है। सूची एक में सारे वेदों के नाम दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दूसरी सूची में किससे रिलेटेड है इसको दिया गया है और हमको मैच कराना है। तो दोस्तों हमको पता है कि साम का मतलब गान होता है, यानी सामवेद का संदर्भ संगीत से होगा। तो सामवेद संगीत में स्रोत है, तो यानी सी का ऑप्शन 1 सही होगा। और हमको पता है ऋग्वेद जो है दोस्तों वो मंत्रों का संकलन है, यानी उसमें प्रार्थनाएं वगैरह है, तो ए का 4 सही होगा। और हम लोग अब ए का 4 और सी का 1 अगर ढूंढे तो ऑप्शन ए में मैच करता है। ऐसे में अगर हम लोग देखें तो जो अथर्ववेद है उसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की बात है। जो यजुर्वेद है उसमें कर्मकांडों से संबंधित बातें हैं। अगर दोस्तों हम लोग ऋग्वेद के बारे में कुछ और जानकारी चाहें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का जो सबसे पुराना मंडल है वो दूसरा और 7वां मंडल जो इसका है वो सबसे पुराना है और 10वां मंडल इसका सबसे नया है। ऋग्वेद में हम देखेंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान की 4 नदियों कुभा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। साथ ही में देखें दोस्तों कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो पुरुष सूक्त है और इसी पुरुष सूक्त में हमको शूद्रों का उल्लेख मिलता है। तो ये 3-4 पॉइंट ऋग्वेद के बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो यानी हमको कुछ ऑप्शंस दिए गए नीचे, उनमें हमको ये बताना है कि वो कौन से कारण थे जिसने सिकंदर को भारत में सफल बनाया। तो हम लोग अगर 4th पॉइंट को देखें इसमें कह रहा है कि वह एक अच्छा प्रशासक था। जबकि हम लोग जानते हैं कि सिकंदर को हम लोग तलवार के दम पे जानते हैं, एक अच्छे प्रशासक के वजह से नहीं जानते हैं। हम देखते हैं हमेशा हम लोग सिकंदर को एक उसके विजयी अभियान की वजह से जानते हैं, उसके किसी प्रशासनिक या उसके कुछ सामाजिक कार्यों की वजह से उसका नाम नहीं आता है। तो ऑप्शन 4 ये 4 पॉइंट इसका गलत है, इसलिए उपर्युक्त सभी और ऑप्शन सी ये दोनों गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों में है, तो हम लोग सीधा ऑप्शन 3 पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन 3 में कह रहा है उसे देशद्रोही भारतीयों का साथ मिला। तो दोस्तों अगर हम लोग सिकंदर के उस टाइम फेज को याद करें तो भारत में मगध पे महापद्म नंद का साम्राज्य था और अलग जो उसके चारों तरफ राज्य थे उन सब से उसका टकराव था। वो किसी की सहायता नहीं करता था, किसी से समर्थन नहीं लेता था और साथ ही साथ खुद मगध राज्य में भी अराजक स्थिति थी। ऐसे में देशद्रोहियों का तैयार होना कोई बड़ी बात नहीं है और उन देशद्रोहियों ने सिकंदर को आमंत्रित किया था और उनको पूरा साथ भी दिया। तो थर्ड ऑप्शन सही है, इसलिए 1, 2, 3 इसका तीनों सही होगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे अगर जाएं तो इसमें ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमको ये बताना है कि वो कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसमें भारत और रोम के बीच
घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना मिलती है? तो इसका सही उत्तर है अरिकामेडु। हम देखेंगे जो अरिकामेडु है वो पांडिचेरी के समीप स्थित एक पूरा स्थल है। यहां से हमको कुछ रोमन सामग्रियां मिली हैं। जो रोमन सामग्रियां मिली हैं हमको, उनमें है हमको कुछ रोमन बर्तन मिले हैं, मनके मिले हैं और कांच की कटोरे मिले हैं। और ये जो कांच की कटोरे हैं, जो रोमन और भी बर्तन मिले हैं, ये सारे चीज़ बताते हैं कि भारत और रोम के बीच में, इंडिया और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध थे। फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से है। कह रहा कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। तो दोस्तों हम देखिए, तो एलोरा का जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और एलोरा की गुफाओं को काटकर कई सारी मंदिरों का निर्माण किया गया है। एलोरा की जो मंदिरें हैं वो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, इन तीनों धर्मों से संबंधित है। हालांकि इसमें जो हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर हैं उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, और जो मैक्सिमम मंदिरों का निर्माण कराया गया था वो राष्ट्रकूट शासकों के टाइम फेज में करवाया गया था। और यहाँ पे एक कैलाश मंदिर है जो कि सुप्रसिद्ध मंदिर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है, और ये क्वाइंस के ऊपर क्वेश्चन है। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ये भी क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे कि जो मुगल पीरियड से क्वेश्चन आएगा, या तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा या तो वो आर्ट एंड कल्चर से आएगा। इन्हीं दो में से एक रहेगा। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से कीजिए, जिसमें से पहले नंबर पे लिखा है दाम, दूसरे पे लिखा है जीतल, तीसरे पे रुपया और चौथे पे टंका। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो सल्तनत काल में इल्तुतमिश को उसके सिक्के की वजह से, उसके सिक्के की योगदान की वजह से, मुद्रा प्रणाली में उसके योगदान की वजह से हम लोग उसको ज़्यादा स्मरण करते हैं। तो इल्तुतमिश ने जीतल और टंका ये दो कॉइन्स चलाए थे, जिनमें जो टंका था वो चांदी से निर्मित था और जो जीतल था वो तांबे से निर्मित था। तो दोस्तों ये बात भी हम लोग याद रखेंगे कि जीतल और टंका किस धातु से बने थे। तो पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। दोस्तों अगर हम लोग ये देखें कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया, तो इसका सही उत्तर है तुर्कों ने। गुलाम वंश के एक शासक थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। और इसी से माना जाता है कि चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क से संबंधित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। नेक्स्ट भक्ति मूवमेंट पे क्वेश्चन है दोस्तों 7वां, और इसमें कह रहा है कि सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है। तो यहां पे यह है कि निम्नांकित सूफियों में कृष्ण को एक औलिया के रूप में कौन मानता है। तो इसका सही उत्तर है शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस। दोस्तों शाह मोहम्मद गौस हुमायूं के समकालीन भी थे। तो इसका उत्तर है शाह मोहम्मद गौस। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो इसका नक्शबंदिया पंथ जो था वो नक्शबंदिया पंथ संगीत के विरुद्ध था। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि नक्शबंदिया पंथ के लोग मानते थे कि मनुष्य और ईश्वर के बीच जो संबंध होता है वो स्वामी और सेवक का होता है। वो स्वामी और सेवक का होता है। ऐसे में और जो संगीत का स्रोत होता है वो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है। यही रीजन है कि ये लोग संगीत के विरुद्ध थे।
इनकी कहना था कि ईश्वर और स्वामी के बीच में, ईश्वर और मनुष्य के बीच में स्वामी और सेवक का संबंध है, प्रेमी और प्रेमिका का नहीं, जो कि संगीत को माध्यम बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल साम्राज्य के बीच का है और ये 9th नंबर क्वेश्चन है। महाभारत में फारसी अनुवाद का शीर्षक है तो रजनामा। महाभारत में काल के जो फारसी अनुवाद किया गया था वो रजनामा से है। हम लोग देखेंगे तो अकबर के टाइम पीरियड में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी, जिसमें भारतीय धर्म की कई सारी पुस्तकों को, रामायण, महाभारत, इन सबको ट्रांसलेट किया गया था। इस ट्रांसलेशन में, महाभारत के ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो बदायूनी, मोहम्मद शेरी जैसे लोग शामिल थे। हालांकि इस टीम को अबुल फैजल ने नेतृत्व दिया था। तो अगर नाम की बात करें कि महाभारत का अनुवाद किसने किया था, इसमें 2 नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग याद कर लेंगे, अबुल फजल और दूसरा बदायूनी। इसी तरह से हम लोग देखेंगे तो रामायण का भी अनुवाद 1589 में किया गया था। पहले महाभारत का अनुवाद किया गया था, बाद में रामायण का, और रामायण का अनुवाद बदायूनी और अब्दुल कादिर ने किया था। ये मेन थे। तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, ये पेपर में कभी भी आ सकता है। हम देखेंगे कि महाभारत और रामायण दोनों में बदायूनी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। तो औरंगजेब ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। देखिए, मुगल पीरियड में 3 ही लोग ने अपनी आत्मकथा लिखी है, बाबर ने और जहांगीर ने, जबकि अकबर ने अपनी आत्मकथा लिखी नहीं है। इनकी आत्मकथा को अबुल फजल ने लिखी है और अकबर की आत्मकथा को अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो इसका सही उत्तर जहांगीर है। बाबर ने जो अपनी बाबरनामा लिखी थी आत्मकथा, उसमें तुर्की भाषा में लिखी थी। तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। नेक्स्ट आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो हम लोग देखें तो सबसे पहली बात तो इसमें दिया है अकबर ने। तो अकबर ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण नहीं किया था, बल्कि अकबर के जो स्थापत्य हैं, जो फेमस स्थापत्य हैं, वो है आगरा का किला, पंचमहल, बुलंद दरवाजा और इबादत खाना। ये अकबर के 4 महत्वपूर्ण स्थापत्य हैं। हालांकि इनके और भी स्थापत्य हैं, जैसे इन्होंने शीश महल बनवाया था, लाहौर का किला बनवाया था, लेकिन इनके 4 इंपॉर्टेंट हैं: आगरा का किला, पंचमहल, बुलंद दरवाजा और इबादत खाना। सेकंड है जहांगीर। तो जहांगीर ने दोस्तों सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था। तो एक पेपर में यूपीपीएससी में क्वेश्चन ये भी आया है पूर्व के दिनों में कि अकबर का मकबरा कहां स्थित है, तो यहां से हमको मिल गया सिकंदरा में। नेक्स्ट शाहजहां। तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, नगीना मस्जिद का निर्माण करवाया था और दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली का जो लाल किला है, इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, लेकिन इसके अंदर जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब। दोस्तों, अकबर पिछली बार भी पेपर में आए थे हमको, इसलिए अकबर इस बार भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस बार अकबर के स्थापत्य को ध्यान से देख लेंगे। मुगलों ने नौरोज त्योहार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे लिया मुगलों ने नौरोज त्योहार? तो हम देखेंगे मुगलों ने नौरोज त्योहार पारसियों से लिया था, और जो नौरोज त्योहार था वो पारसियों के द्वारा मनाया जाता था। दिल्ली के बलबनी वंश के संस्थापक बलबन ने नौरोज त्योहार उत्सव के रूप में मनाना स्टार्ट किया था। तो पेपर में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने नौरोज त्योहार को उत्सव के रूप में मनाना स्टार्ट किया था? तो बलबन। तो नौरोज त्योहार से जो जुड़ा शासक है उसका नाम है बलबन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों को सही क्रम में कालाक्रम में एडजस्ट करना है। दोस्तों इसको हम लोग ध्यान से देखें अगर, तो मोहम्मद शाह जो कि लगभग 30 वर्षों तक शासन पे था, और ये 1719 से अपने शासनकाल को स्टार्ट किया था, 1719 से। नेक्स्ट अगर हम लोग बहादुर शाह को देखें, तो बहादुर शाह को हम लोग लास्ट एम्परर मानते हैं। बाद में इनको रंगून के जेल में बंद कर दिया गया और वहीं इनकी डेथ हो जाती है। तो यानी जो बहादुर शाह है वो सबसे लास्ट में होंगे। तो अगर यहाँ पे लास्ट में देखा जाए तो यहाँ पे एक है, यानी ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब्दुल शाह अब्दाली। हम देखेंगे कि दोस्तों जो अब्दुल शाह अब्दाली था, ये 1750 के करीब में 1750 के करीब में ये बादशाह बनता है। और जो जहांगीर है, जहांगीर जो इनका ये 1600 के करीब में बनते हैं। यानी अब हम अरेंज करना अगर शुरू करें तो जहांगीर के बाद से 1719 यानी मोहम्मद शाह 2 नंबर, अहमद शाह अब्दाली 1 नंबर, और लास्ट में बहादुर शाह। तो 3 2 1 4 ऑप्शन इसका है सी सही। पहले दोस्तों की राजाओं की एक कालाक्रम बैठाने का एक क्वेश्चन हमेशा से आता था। हालांकि ये ट्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड अब बंद हो चुका है। फिर भी कम से कम बैक ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको फोकस कर लेंगे, कुछ न्यू नहीं याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक इतिहास। इसमें बोला कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के बारे में प्रभुत्व को स्थापित कर लिया। तो इसका सही उत्तर है बक्सर का युद्ध। दोस्तों हम लोग को पता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये छलबद्ध युद्ध था। इसी की वजह से अंग्रेजों के प्रभुत्व को ये स्थापित नहीं कर पाया था। प्लासी के युद्ध ने केवल और केवल बंगाल के रीजन में, बंगाल बिहार उड़ीसा के रीजन में अंग्रेजों के इकोनॉमिक पावर को बढ़ा दिया था। लेकिन बक्सर के युद्ध ने इनको एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। तो इसलिए इसका सही उत्तर है बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे जाएं। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो हमको पता है कि 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को फिनिश किया गया और डायरेक्ट कंट्रोल किया गया इंग्लैंड से भारत पे डायरेक्ट कंट्रोल किया गया। और एक पॉलिसी 1858 का एक लॉ बनाया गया और उसको पढ़कर सुनाने वाले जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम लोग याद कर लेंगे कि 1857 के ड्यूरेशन में लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो इस तरह से यहां से 2 फैक्ट मिल गया हमको कि पढ़ के सुनाने वाले लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के फर्स्ट अगर वायसराय भी पूछ दे तो भी लॉर्ड कैनिंग थे। अब दोस्तों यहां से एक होमवर्क कर लेंगे कि जो 1858 का लॉज आया था ब्रिटिश साम्राज्य का, वो उसके प्रावधान क्या क्या थे उसको थोड़ा सा हम लोग होमवर्क के तौर पे देख लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो थोड़ा सा हम लोग अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के बारे में जानने की कोशिश करें। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का जो गठन था वो 1920 में एमएन जोशी के द्वारा किया गया था। तो देखेंगे दोस्तों कि इसकी स्थापना तो एमएन जोशी के द्वारा की गई थी, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के दिनों में भी ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? तो सेंसरशिप लागू करने वाले पहले थे वेलेस्ली। इसमें रूल ये थी कि किसी भी सामग्री को छापने से पहले, प्रकाशित करने के पहले उसको सेंसर के लिए सरकारी सचिव के पास भेजना होता था। यानी कह सकते हम लोग कि
एक तरह से प्रेस पे कंट्रोल स्थापित किया गया। जो गवर्नमेंट चाहेगी वही प्रेस छपाई करेंगे। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार है क्योंकि जनगणना का टाइम पीरियड अपना चल भी रहा है। तो जो भारत में पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में थी। लेकिन जो नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी वो रिपन के काल में हुई थी। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि बिफोर 1947 भारत में कुल 6 जनगणनाएं हो चुकी थी, जिसको हम लोग इसके पहले वाले पेपर में भी पढ़ चुके हैं, यानी सन 2000 वाले पेपर में भी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों को सन 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की थी। तो भाई सही है, अंग्रेजों ने भारत को 15 अगस्त 1947 को फ्री कर दिया था। कारण दे रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये निर्बल हो चुके थे। तो दोस्तों ये सच है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पावर बन के जो उभरी थी वो यूएसए और यूएसएसआर, ये 2 बड़ी ताकतें बन के उभरी थी, विशेषकर यूएसए। तो ये तो सही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज निर्बल हो चुके थे, लेकिन यही रीजन नहीं है कि इन्होंने भारत को आजाद किया। इसके पीछे कई रीजन है। भारत में जन जागरूकता बढ़ चुकी थी, राजनीतिक चेतना बढ़ चुकी थी। इनको जो इनके लोग थे, जो सिपाही थे, जो सैनिक वर्ग था, जो शासक वर्ग था, अब सहयोग देना बंद कर चुका था। तो इसका एक मुख्य कारण और भी है। इनका निर्बल होना महज एक कारण है, एकमात्र कारण नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। बेसिकली इसमें हमको यह बताना है कि मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत जो था, जो कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में घोषणा की थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है अरेंज करने के लिए, ये अल्टरनेट पे आता है सांप्रदायिक पंचायत। तो इसमें हमको देखना है कि किसको आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। तो हमको पता है मुस्लिम को भी किया गया था, सिख को भी किया गया था, एससी को भी किया गया था, और केवल बौद्धों को नहीं किया गया था। इसका सही ऑप्शन है बौद्ध को। नेक्स्ट 21, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ने का एक घटना है, उसमें हम देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जो कि 1917 में, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, हाँ, जो कि 1917 में हुआ था, ये उसी में सफलता के पश्चात, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के पश्चात इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो दोस्तों इनको महात्मा की उपाधि देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो डेट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो नील मालिकों के विरुद्ध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, यानी इसमें सही कौन सा है हमको यह बताना है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि बीईओ के क्वेश्चन में भी यहां से क्वेश्चन आया था। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों एनी बेसेंट की बुक थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों एनी बेसेंट की बुक थी, और ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। बाकी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो केसरी है वो तिलक जी का था, और इसमें जो मूक नायक है वो डॉक्टर अंबेडकर का था, और जो महात्मा गांधी का है वो यंग इंडिया था। तो इस तरह से जो बचा 3 है, मूक नायक, यंग इंडिया और केसरी, ये किसका था ये हम लोगों ने देख लिया। 23 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि पे कितनी जनसंख्या रखी गई थी। तो दोस्तों हमको पता है कि कैबिनेट मिशन मार्च
1946 में आया था और ये 3 सदस्यीय एक मिशन था जिसमें एथिक लॉरेंस जो कि उस वक्त भारत सचिव थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 मेंबर थे। तो एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 इसके मेंबर थे। तो इन्होंने निर्वाचन का आधार मतदान को, जो वयस्क मतदान था, उसको आधार नहीं माना क्योंकि ये टाइम टेकन प्रोसेस था और इसमें जो अनुपात था वो 10 लाख व्यक्ति का था। आज भी हम लोग देखेंगे तो यही अनुपात है, 10 लाख व्यक्ति का ही। तो इसमें हम लोग यहां पे देख लेंगे कि 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का रेशियो रखा गया था। नेक्स्ट 24, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो हम लोग देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटवुड की उपाधि त्याग दी थी क्योंकि हमको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को 2 कांग्रेसी नेता थे, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। इसी के विरोध में कुछ भारतीय जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए और जनरल डायर ने उन पे फायरिंग करवा दी थी, जिसमें ऐसा माना जाता है, ऑन रिकॉर्ड जो सरकारी आंकड़े हैं, कि 397 लोग मरे थे और लगभग 1200 लोग घायल हुए थे। जबकि इसमें एक भारतीय आंकड़ा जाता है कि 1000+ लोग की डेथ हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कितने लोग की डेथ हुई थी, इंपॉर्टेंट ये है कि जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था वो किसके विरोध में हुआ था। तो डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। जलियांवाला बाग कांड की घटना 1919 अप्रैल 1919 की है और इसके विरोध में टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। 25 नंबर क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि प्रार्थना, याचना और विरोध, ये वो टूल्स थे कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं को। जो नरमपंथी नेता थे, ये उनके टूल्स थे। नरमपंथी नेताओं के टूल्स थे। तो आरोप लगाने वाला कोई गरम दल का ही नेता होगा। तो ये आरोप लगाने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। एक स्टेटमेंट दे रहा है कि तिलक को सांप्रदायिकतावादी बोला है और सेकंड बोला है, जो रीजन बोला है कि इन्होंने धर्म को राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो इसको समझते हैं ये क्यों बोल रहा है। हम देखेंगे कि 19वीं सदी के लास्ट में ब्रिटिश सरकार ने एकत्रीकरण पे रोक लगा दिया था। केवल कुछ विशेष फंक्शन में ही हम भारतीय जनता एकत्रित हो सकती थी। ऐसे में तिलक ने गणपति महोत्सव और शिवाजी उत्सव को स्टार्ट किया, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो इन्होंने प्रयोग किया, यह स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन उसका उद्देश्य सांप्रदायिक नहीं था। उसका उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करना। तो यानी कथन गलत है और कारण सही है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और इसको कालानुक्रम के हिसाब से अरेंज करना है। तो दोस्तों ये बेहद सरल क्वेश्चन था और हम देखेंगे तो ये बीईओ का क्वेश्चन भी है। ये भी क्वेश्चन बीईओ में आया था। चौरी चौरा कांड, बारदोली प्रस्ताव और असहयोग आंदोलन। हम देखेंगे कि सबसे पहले चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी को 1922 को। इससे क्षुब्ध होकर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक बुलाई गई थी बारदोली में
और वहां पे एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसको बारदोली प्रस्ताव कहा जाता है। ये लगभग एक हफ्ते के बाद 12 फरवरी की घटना थी। और इसी प्रस्ताव के पारित होने के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। यानी इसमें पहली घटना 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम है, तो इनका नाम है लुई फिशर। तो जब हम लोग दोस्तों मेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में या राष्ट्रीय मूवमेंट में विदेशियों की भूमिका बताइए, तो हम लोग उसमें एक पॉइंट लुई फिशर को लिख सकते हैं। अब दोस्तों एक होमवर्क यहां पे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में समय वायसराय कौन था। ये कल हम लोग डिस्कशन भी इसको किए थे। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कि पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, मतलब किसने की थी ये बताना है। तो हम लोग देखेंगे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई, तो एक कार्यवाहक सरकार को की स्थापना की गई जिसके पीएम चुने गए थे नेहरू। उनकी नियुक्ति माउंटबेटन द्वारा की गई थी क्योंकि स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे माउंटबेटन, और इन्होंने ही पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक सन 1932 के पुणे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो दोस्तों हम लोग देखें तो ये एक पक्ष तो डॉक्टर अंबेडकर थे, यानी क्वेश्चन ऑप्शन ए तो 100% सही नहीं होगा। सेकेंड एनके गांधी, हमको पता है कि पूना पैक्ट से समझौता जो थे संबंधित थे वो तो एनके गांधी संबंधित थे, लेकिन सिग्नेचर करने वाले हस्ताक्षर करने वालों में गांधी सम्मिलित नहीं थे। तो इसका सही आंसर है डी। इसके हस्ताक्षरकर्ता में जो थे वो राजगोपालचारी थे। हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इसको हस्ताक्षर किया था। ये हम लोग याद रखेंगे कि मदन मोहन मालवीय ने हिंदुओं की तरफ से इस पे साइन किया था। अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं में राजगोपालचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू और जीडी बिरला थे। 31 क्वेश्चन हम लोग देखें, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलन के विरोध में था। हम लोग देखेंगे तो 30 के दशक में 1920 के बाद जो कम्युनिस्ट आंदोलन है इसमें वृद्धि हुई, और यूके एक पूंजीवादी देश था। ऐसे में वो कम्युनिस्टों को दबाने के लिए कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया था। तो इसका सही आंसर है, अगर हम लोग चाहे तो आसानी से टिक भी कर सकते हैं, साम्यवादी। कानपुर षड्यंत्र केस में थे कौन कौन से लोग, तो अगर हम लोग ये देखना चाहें तो इसमें एम.एन. रॉय थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है पूरे, मुजफ्फर अहमद थे, अमृत डांगे थे, दूसरे इंपॉर्टेंट है इसमें, उस्मानी ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, और गुलाम हुसैन। इसमें कानपुर षड्यंत्र केस में 4 का नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, एम.एन. रॉय, अमृत डांगे, उस्मानी और चौथा गुलाम हुसैन। तो ये 4 बेहद इंपॉर्टेंट थे कानपुर षड्यंत्र केस से, इनको हम लोग याद करेंगे। 32 निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन और गांधी को 2 महात्मा कहा। तो सरोजनी नायडू ने इनको 2 महात्मा कहा था। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी यह है कि जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था एक सक्सेसफुल पैक्ट था। इसी को देखते हुए सरोजनी नायडू ने दोनों लोग को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन, इसमें एक साइड राइटर्स हैं और सेकेंड साइड में उनके बुक्स हैं।
तो हम लोग देखेंगे तो महात्मा गांधी की जो बुक थी वो हिंद स्वराज थी। दोस्तों जिसको याद नहीं रहता है वो अक्सर इस ऑप्शन को गलत मिला देता है, क्योंकि नॉर्मली लोग गांधी जी को एज अ धर्मनिरपेक्ष के तौर पे देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो हिंद स्वराज बुक क्यों लिखेंगे, तो इसलिए इसकी गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो महात्मा गांधी का हिंद स्वराज था, और अगर हम लोग ए का 3 मिला दिए तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि राम मनोहर लोहिया, तो राम मनोहर लोहिया की जो बुक थी वो था व्हील ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड, ये इंपॉर्टेंट है, ये राजेंद्र प्रसाद की बुक है, इंडिया डिवाइडेड। और जो अब्दुल कलाम आजाद की बुक थी उसका नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। अब्दुल कलाम आजाद की जो बुक थी उसका नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। 34 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। करमचंद गांधी दीवान थे, तो हम लोग देखेंगे कि करमचंद गांधी ये मोहनदास, ये पोरबंदर के भी थे, राजकोट के भी थे और बीकानेर के भी थे। यानी हम कह सकते हैं ये उपरोक्त सभी जगहों के दीवान थे। पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर, इन तीनों जगहों पे करमचंद गांधी दीवान थे। आईएनए का मानसिक पुत्र था, तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था तो दिसंबर 1941 में जो ब्रिटिश सेना को जापानियों ने जब पराजित किया तो उसके बटालियन के कप्तान थे मोहन सिंह। तो मोहन सिंह के जान को एक सिख साधु ज्ञानी थे प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह ने उनकी जान को बचा लिया। और जो जापानी का लीडर था वो था मेजर फुजिहारा, और इन लोग ने ही मिलकर आईएनए की स्थापना की। तो इसके मानसिक पुत्र प्रीतम सिंह को और मेजर वाइची फुजिहारा को कहा जाता है। तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस का इससे रिलेशन बहुत बाद में हुआ था, यानी ऑप्शन 3 तो एकदम गलत है। तो हम लोग प्रीतम सिंह जो कि एक सिख ज्ञानी थे, दूसरा मेजर वाइची फ्यूजिहारा, इनको मानसिक पुत्र कहते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। कारण नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों नेपानगर एमपी में स्थित है और यह अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्चुअल, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस अब आने बंद है, फिर भी इसको हम लोग देख लेंगे कि नेपानगर अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो हम लोग देखेंगे कि अभ्रक के उत्पादन में भारत उच्च स्थान रखता है। और भारत में अभ्रक के शीर्ष राज्य अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद से राजस्थान है और उसके बाद से झारखंड है। चूंकि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश कहीं नहीं है तो सेकेंड राजस्थान इसका सही आंसर होगा। 38 पे आते हैं। 38 पे हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे एक सूची में वन प्रकार है और दूसरे में प्रदेश है। दोस्तों अगर हम लोग ध्यान दें तो जो अल्पाइन एरिया है वो पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी सी का 1 सही होगा। तो सी को जैसे हम लोग, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया हो गया, बाकी सब पहाड़ी एरिया नहीं है, तो अगर हम लोग सी का 1 करेंगे तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तुरंत कट जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग अगला मैच करें तो जो इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है वो सह्याद्री एरिया में पाया जाता है। तो यानी डी का हम लोग 2 मैच कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाते हैं? सह्याद्री प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो बाकी देखिए हम लोग तो ए का 4 होगा, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती गंगा के मैदान में, तराई एरिया में,
इसको हम लोग पूरा मिटा देते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई एरिया में पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती गंगा के मैदान में। तो दोस्तों ये हम लोग इस तरह से मैच कर लेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट इस पे अल्पाइन है, ये सेपरेट क्वेश्चन बन के भी आ सकता है कि अल्पाइन वन निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है। तो हम लोग इतना याद रख लेंगे कि पहाड़ी एरिया में पाया जाता है और आंध्र प्रदेश को हम लोग टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो हम लोग देखेंगे तो धौलाधर श्रेणी है, ये हिमाचल हिमालय की पार्ट है, ये हिमाचल हिमालय का पार्ट है और हिमाचल की जो जनजाति है उसका नाम है गद्दी। तो इसका सही आंसर है गद्दी। जो थारू है ये उत्तरांचल का है, जो लेप्चा है ये सिक्किम का है, लेप्चा और भूटिया सिक्किम के होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? यानी इसमें जो मैच नहीं है वो बताना है। तो हमको बताना है कि जो लिपुलेख दर्रा है वो उत्तर प्रदेश में ना के उत्तरांचल में है। इसका सही उत्तर है बी, बाकी सारा मैच है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है और जोजिला कश्मीर में है। दोस्तों इसका सही उत्तर है बाकी। ये इस बार दर्रा दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग दर्रे को ठीक से याद कर लेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। दोस्तों हम लोग मणि मेखले एक नाम सुनते हैं, मणि मेखला। अगर हम लोग यही कीवर्ड अपने दिमाग में रखें तो जो मेखला है वो असम का नहीं मणिपुर का है। तो जो मेखला परिधान है वो असम का नहीं मणिपुर का है। बाकी बोको सिक्किम का है, मुंडू छत्तीसगढ़ का है और फेरन कश्मीर का है। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि यदि भारत मानक समय यामयोत्तर पर मध्याह्न है, मध्याह्न मतलब 12 बज रहा है। अब आप बात आती है कि भारतीय मानक समय यामयोत्तर क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यही भारतीय मानक समय यामयोत्तर है। तो कह रहा है कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम होगा। तो दोस्तों 120 से अगर हम लोग 82 हाफ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बच के आएगा ये 37 हाफ। तो 37 हाफ हमारे पास बच के आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 4 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 4 मिनट। तो 37.5 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट, तो इंटू 4 कर देंगे तो 150 मिनट आ जाएगा। तो यानी 150 मिनट और समय लगेगा 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पे पहुंचने में। उस टाइम 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जितना टाइम हो रहा होगा। तो जब इस वक्त 12 बज रहा है तो 150 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। तो हम लोग अगर इसमें 2 घंटा 30 मिनट ऐड कर दें तो 12 2 14 बज के 30 मिनट, इसका सही आंसर बी आ जाएगा। मानसून वन और मिट्टी से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी पे कल भी क्वेश्चन था, आज भी क्वेश्चन है कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो लेटराइट मिट्टी में कह रहा है कि चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लेटराइट मिट्टी में चूना नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। बाकी सारा सही है। इसकी उर्वरता कम होती है, यही रीजन है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं उगनी की जाती है। बेसिकली काजू, चाय, कहवा यही सब यहाँ पे उगाई जाती है। ये बहुत अवलक्षित मिट्टियां हैं तो सही है। यह अयन वृत्तीय प्रदेशों की गिट्टियां हैं तो ये भी सही है। यही रीजन है कि यहाँ पे
एग्रीकल्चर में की जा सकती है। तो इसका सही आंसर ऊपर का 3 हम लोग कल भी पढ़े थे, तो अगर कल का डिस्कशन पता होगा तो भी हम लोग डी को आसानी से गलत कर सकते थे। नेक्स्ट 44, महाराष्ट्र के कोयन क्षेत्र में निकट अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र होने की संभावना, यानी कह रहा है कि महाराष्ट्र में एक कोयना क्षेत्र है और बता रहा है कि निकट भविष्य में वहां पे भूकंप बहुत ज्यादा आ सकती है। रीजन दे रहा है कि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर स्थित है। तो हमको पता है जो भूकंप आता है दोस्तों वो भ्रंश स्थल के सहारे ही आता है, जो कोयना जलाशय के जल स्तर में परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय रहता है। यानी कहने का मतलब है कि जब कोयना जलाशय में जल स्तर में यानी वाटर लेवल में वृद्धि होती है तो ये अधिक सक्रिय हो जाता है, यानी भूकंप आने के चांसेस अब बढ़ जाते हैं। तो इससे माना जाता है कि कल को अगर कोयना जल स्तर में ज्यादा जल की वृद्धि हो गई तो भूकंप आएगा, और यही रीजन है कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या भी करता है। 45 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। अभी रिसेंट की भी एक रिपोर्ट आई है, उसमें हिंदी को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट लैंग्वेज घोषित की गई है। तो ये याद रखेंगे, करेंट का क्वेश्चन इस बार। और निम्नलिखित भाषा में मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया जाना अवरोही क्रम में लिखना है दोस्तों। इसको हमको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखना है मतलब हमको बड़े से छोटे पे आना है। तो देखते हैं हम लोग। बंगाली हिंदी के बाद भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। बंगाली के बाद से भारत में तेलुगु, तेलुगु के बाद से मराठी, और मराठी के बाद से तमिल। तो यानी हम लोग इतना याद रखें कि हिंदी के बाद से भारत में बंगाली बोली जाती है, तो ऑप्शन डी तुरंत कट जाएगा। उसके बाद से बंगाली के बाद से भारत में तेलुगु बोली जाती है सेकंड नंबर पे। तेलुगु के बाद से मराठी बोली जाती है, और मराठी के बाद से तमिल बोली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे दोस्तों, ये ट्रेंड बंद हो चुका है अब। 46 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है। तो हरित गृह कृषि पंजाब ने प्रारंभ की है। बेसिकली ये सब्जियों के लिए, और ये इजराइल की मदद से स्टार्ट की है। 47 नंबर क्वेश्चन, मैच कराना हमको। एक तरफ स्थान लिखा है और दूसरी तरफ खनिज लिखा है। तो इसमें बोल रहा है कि अंकलेश्वर, डाली, रजहरा, कोडरमा और खेतड़ी, बोला है किससे कौन मैच है। तो हम देखते हैं कोडरमा में जो है वो अभ्रक पाया जाता है, और खेतड़ी तांबे के लिए फेमस है। खेतड़ी जो है वो तांबे के लिए फेमस है, यानी कोडरमा अभ्रक के लिए यानी C4, और खेतड़ी जो है वो तांबे के लिए फेमस है, यानी D3। तो हम लोग देखिए कि C का 4 एक ही जगह पे है और D का 3 भी एक ही जगह पे है। तो अगर हमको कोई भी आंसर पता रहता कि खेतड़ी और कोडरमा में से, तो खेतड़ी और कोडरमा दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे के भी दिनों में ये पेपर में खूब आए हैं, हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम लोग देख भी लेंगे। तो इसको हम लोग ज्यादा नहीं तो कम से कम ये दो तो हम लोग याद ही कर लेंगे कि तांबा और अभ्रक ये खेतड़ी और कोडरमा से क्रमशः संबंधित है। अंकलेश्वर खनिज तेल के लिए है, और डाली रजहरा लौह अयस्क के लिए। तो दोस्तों ये दो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना बहुत ही जरूरी है। 48 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। तो दोस्तों तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है, ये रीजन सही, कथन सही है। रीजन है कि वहां पे कई सारे इंडस्ट्रीज उपस्थित है। इसी जैसे पेट्रो रसायन इंडस्ट्री वहां पे है, कपड़ों से रिलेटेड, औषधियों से रिलेटेड, ताकि वहां से आसानी से बंदरगाहों के माध्यम से विदेशों में ट्रेड किया जा सके। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या भी करते हैं। 49 क्वेश्चन आते हैं, इसमें उद्योग है और उत्पादन केंद्र है। अब ध्यान से इसको हम लोग करने के पहले एक चीज देखते हैं दोस्तों कि जो टीटागढ़ है ये बंगाल में है, भदोही जो है जो यूपी में है, लुधियाना जो है ये पंजाब में है, और बंगलुरु जो है ये कर्नाटक में है।
तो जूट के लिए कौन फेमस है? तो बंगाल, यानी टीटागढ़। तो यानी ए का 4 होगा, और ए का 4 जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, 2 ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन बी और डी बचेगा। यहां से हम लोग देखें तो जो रेशमी वस्त्र है वो बंगलोर से है, यानी बी का 3। जो ऊनी वस्त्र है उसका संदर्भ लुधियाना से है, और जो ऊनी कालीन है, कालीन के लिए हम सबको पता है कि भदोही फेमस है यूपी का। कालीन उद्योग के लिए यूपी का भदोही फेमस है। तो अगर हम लोग डी का एक भी दिमाग में रखेंगे तो भी हम लोग इसके केवल और केवल जूट और कालीन से हम लोग इसके सही आंसर बी पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी ये पूरा चांस है कि आ जाए, तो इसको हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट में रख लेंगे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। एक तरफ राज्य है और एक तरफ अणु शक्ति केंद्र है। इसको हम लोग कल भी डिस्कशन किए थे। कर्नाटक कैगा से है, उत्तर प्रदेश नरौरा, राजस्थान रावत भाटा और गुजरात काकरापार। तो ये हम लोग देख लेंगे दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? तो दोस्तों इसको हम लोग यहां से देखते हैं। यह है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 3। हम लोग अगर ध्यान से इसके आंसर को देखें तो यहां पे आगरा है, भोपाल है, धुले है और ग्वालियर है। लेकिन हम लोग देखें तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पे भोपाल यहां स्थित है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से काफी दूर स्थित है। तो इस हिसाब से जो भोपाल है उसका जुड़ाव नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबंध किया गया? और ये उस समय के करेंट का क्वेश्चन रहा होगा, और इस वक्त ये बेहद थोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां से जियोग्राफी स्टार्ट हो गया। 53 में कहा कि भूमंडलीय उष्णता के परिणाम हो सकते हैं। तो हमको पता है कि पहला कह रहा कि सार्वभौमिक संपर्क बेहतर होगा। दूसरा कह रहा कि हिमनदी द्रवीभूत होने लगेंगे। तो ये बिल्कुल 100% सही है। तो ऑप्शन 2 होना ही चाहिए, तो डी गलत हो गया। 3 में कह रहा है कि समय से पूर्व आम में बोरे आने लगेंगी, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन 3 उसमें होना चाहिए, तो यानी सी गलत हो गया। अगला कह रहा है कि स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा, तो स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा, कई सारी बीमारियां जन्म लेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो 4 सही होगा। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया और इसका ऑप्शन सही हो गया बी। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। तो हमको पता है आकाशगंगा सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में या सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में डिफाइन की गई है, और हमारी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, उसका नाम है दुग्ध मेखला। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की मंदाकिनी कौन सी है, तो मिल्की वे। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि इसके दिन की अवधि इसके अक्ष पर झुकाव के निकट पृथ्वी के समान है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे, और ये आंसर है मंगल के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पे सुमेलित नहीं है बताना है, सुमेलित नहीं है बताना है। तो हम लोग देखेंगे तो जो नॉर्वे की ओस्लो है, ये ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन देश है, नॉर्वे, और सर्वाधिक अम्ल वर्षा भी इसी नॉर्वे में ही होती है। तो यानी ऑप्शन बी इसका गलत है। फिजी का सुबा है, सही है। लेबनान का बेरूत है, और गुयाना का जॉर्ज टाउन है। इस बार इंपॉर्टेंट के तौर पे हम लोग फिर से अगर चाहें तो गुयाना कर सकते हैं। और फिनलैंड का जो राजधानी है वो हेलसिंकी है, हेलसिंकी। कोटधारी वन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटधारी वन नहीं पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि कोटधारी वन कनाडा, अमेरिका और यूरोप में भी पाए जाते हैं। तो स्कैंडिनेवियाई दोस्त जो है,
जिसमें नॉर्वे और ये सब है, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब इनमें तो पाया जाता है, कनाडा में भी पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यहाँ पे ओमेजोनिया, यहाँ पे कोटधारी वन नहीं पाया जाता है। कोटधारी वन बेसिकली 50 से 70 डिग्री, 50 टू 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, नॉर्थ अक्षांश के मध्य में पाया जाता है। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। तो दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल जो है वो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, पश्चिम उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो हम लोग इसको गूगल कर लेंगे, ये होमवर्क कर लेंगे कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे स्थित है। तो हम लोग के दिमाग में अगर ये चीज के बोल रहे हैं कि ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो दो तो ऑटोमेटिक कट गया, और पश्चिम उत्तरी हम लोग याद रखेंगे। इसको दोस्तों होमवर्क के तौर पे एक बार गूगल कर लेंगे, लोकेशन दिमाग में बैठ जाएगा। धारणीय कृषि का अर्थ है, तो धारणीय कृषि का अर्थ है कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अछूट रहे, यानी अगली पीढ़ी भी आके उस पर अच्छे से खेती कर सके, ये ऊसर भूमि, अनुर्वर भूमि ना बन जाए, इसको ध्यान रखना होता है। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें एस्किनो दे रहा है, ओरान दे रहा है, लैप्स दे रहा है और गोंड दे रहा है। तो हमको पता है कि ओरान और जो गोंड है ये भारतीय हैं। तो ओरान और गोंड है जो यहाँ पे हम लोग देखें, तो जो एस्किनो जनजाति है वो तो कनाडा की है, लेकिन जो गोंड और ओरान है, गोंड और ओरान जनजाति है, ये भारत से संबंध रखती है। यानी जब गोंड और ओरान भारत से संबंध रखती है तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, और लैप्स तो भारत से संबंध फिर नहीं रखती है, तो बचा ऑप्शन ए एस्किमो। ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, जनजातियों से पिछली बार क्वेश्चन एक आया था, इस बार भी पूरा चांस है कि क्वेश्चन आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या और नगरीकरण। तो दोस्तों हम लोग जनसंख्या और नगरीकरण के वही क्वेश्चन करेंगे जो हमको 2011 का डाटा मिलेगा, जो 2011 का डाटा नहीं मिलेगा उसको हम लोग नहीं करेंगे। तो हमको पता है कि दोस्तों कि 2011 का अगर हम लोग आंकड़ा देखें तो इंडिया पॉपुलेशन में 2nd पोजीशन पे था और यूपी पॉपुलेशन में 5th पोजीशन पे था। यानी इंडिया के बाद 2 ही देश ऐसे हैं, अमेरिका और इंडोनेशिया, जो पॉपुलेशन में यूपी से आगे हैं। तो हम लोग अगर ऑप्शन तलाशें तो पहले वाले में इंडोनेशिया मौजूद है, यानी ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका सही आंसर ये है कि यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, इन सबसे अधिक है यूपी की जनसंख्या। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा सबसे घना आबादी वाला राज्य है? तो भारत की जो जनघनत्व है वो 382 है, ये हम लोग याद रखेंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है, 382, क्योंकि जनघनत्व पे इस बार बीईओ में भी क्वेश्चन आ चुका है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बाकी हम लोग देख रहे थे कि जनघनत्व कितना है, तो छत्तीसगढ़ में 189 है, झारखंड में 414 है, सिक्किम में 86 और अरुणाचल प्रदेश में 17 है। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा ये देखते हैं। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सबसे अधिक घना है, यानी सबसे अधिक घना बताना है। तो हम देखें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ये पहाड़ी राज्य हैं, और यहाँ पे लाइफ काफी जटिल होती है, इसलिए यहाँ पे जनघनत्व ज्यादा रहने की कोई संभावना नहीं है। यानी हम लोग 2 ऑप्शन तो काट देंगे। अब बचा झारखंड और छत्तीसगढ़। तो अगर हम लोग देखें तो झारखंड एक प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य है। जैसे हम लोग देखते हैं कि झरिया, जो कि कोयले के खनन के लिए फेमस है, तो वो यहीं पे स्थित है। यही रीजन है कि झारखंड में माइग्रेशन भी काफी होता है इस रीजन में। तो जनघनत्व तो झारखंड का छत्तीसगढ़ से अधिक होगा, ये हम लोग कॉमन सेंस से मार देते हैं इसका आंसर सी। अगर हम लोग को ना भी इसका आंसर पता रहता तो भी हम लोग इसको सही आंसर टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट 63, यद्यप भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्यों? तो
इसको हम लोग देखें कि पहला कह रहा है कि शिकारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो ये रीजन नहीं है। सेकेंड कह रहा है कि पक्षी के वास स्थान बड़े पैमाने पे कटौती हो रही है। वो कह रहा है कि हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, तो हम लोग जो अपना हाउस है उसको हम लोग पक्षियों के आवास स्थान पे जाके बना ले रहे हैं। यही रीजन है कि जो पक्षियों की संख्या वो तेजी से घट रही है। तो ऑप्शन 3 अगर हम लोग खोजें तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। ऑप्शन 4 पे जाते हैं, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक एवं मच्छर मारने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, कीटनाशक दवाओं की वजह से पक्षियां मर जा रही हैं और ये भी एक रीजन है। तो 2 और 4 ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट 64 नंबर हम लोग क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ये ओल्ड डाटा पे क्वेश्चन है जनसंख्या के। 65 भी नहीं देखेंगे, ये ओल्ड डाटा पे क्वेश्चन है। 66 भी नहीं देखेंगे, नहीं सॉरी 66 इसलिए देख लेते हैं क्योंकि ये डाटा बदलेगा नहीं, क्योंकि जनसंख्या जो नगरीय जनसंख्या थी उसकी दशकीय वृद्धि सर्वाधिक 1977 से 81 के बीच में रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर जाएंगे कि जो 10 की वृद्धि रही है नगरीय जनसंख्या की वो 71 से 81 के बीच में रही है। तो ये एक चीज याद कर जाएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे, इसको देख लेंगे। सिक्सटी 8 नहीं करेंगे, ये भी जनगणना से है। 69 नहीं करेंगे, 70 नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पे। देखिए ये क्वेश्चन अगर हम दोस्तों पॉलिटी का पहला क्वेश्चन देखें तो एक साइड में आर्टिकल्स है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 48, और एक साइड में उसके विषय लिखे गए हैं और बोल रहा है कि मैच कराना है। तो हमको पता है कि दोस्तों कि जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो 36 से लेके 51 तक है। यानी एक तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो भी आर्टिकल दिया गया है ये डीपीएसपी का आर्टिकल है। तो आइए हम लोग पूरा आर्टिकल डीपीएसपी का देख लेते हैं। जो आर्टिकल 6 है, 36 है, वो राज्य की परिभाषा बताता है। 37 है इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना। 38 राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। 39 जो है वो राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाली कुछ नीति और सिद्धांत है। 39(8) सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 40 कह रहा है कि ये ग्राम पंचायतों का गठन है, और देखें हम लोग पेपर में आर्टिकल 40 आया हुआ है, तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन यानी 40 का ए से मैच होगा, तो यानी बी और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 41 कह रहा है कि कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता, हम लोग इसको देखते हैं। तो काम का अधिकार यानी 41 का हो गया काम का अधिकार, तो हम लोग देखिए इस तरह से ऑप्शन ए सही हो गया। 42 अगर हम लोग देखें तो न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं एवं मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान जो है वो 42 में है। कर्मचारियों को निर्वाह वेतन 43 में है। 44A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता वो 43A में है। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन 43B में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 43 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 ईयर से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, ये 45 में है, इसको हम लोग मेंस में भी यूज करते हैं। 46 SC ST का कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना,
ये भी इंपॉर्टेंट है। 48 है कृषि एवं पशुपालन संगठन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 48A पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन से है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 49 स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण से है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ये हम देखें। यानी लास्ट वाला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों हम लोग अब चाहे तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेवेंटी 72 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14 और 16 को साथ मिलाकर पढ़ने से। ये याद कर लेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे के दिनों में हम देखेंगे कि ये पोस्ट क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि ये इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ये उस टाइम के करेंट का क्वेश्चन था, तो अब इसका कोई महत्व नहीं रहा। 74 पे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा सा ठीक से समझ लेते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 14 जो है वो विधि की समक्ष क्षमता है, और आर्टिकल 16 जो है वो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता से संबंधित है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता से, तो ये दोनों आर्टिकल्स में हम यहाँ पे बता दिए हैं कि क्या है। आगे दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझने के लिए हमको इस चीज को समझ लेना होगा, और वो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन करता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 है, यानी हम कह सकते हैं कि संघ सूची में विषयों की संख्या बढ़ी है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 है, यानी राज्य सूची में विषयों की संख्या घटी है। समवर्ती सूची में पहले 47 थे और अब 52 है, यानी हम कह सकते हैं समवर्ती सूची में भी विषयों की संख्या बढ़ी है। तो केवल राज्य सूची में ही समय के साथ विषयों की संख्या घटी है, बाकी में ओवरऑल विषयों की संख्या बढ़ी है। आगे हम लोग देखिए कि संघ सूची में तो शेयर बाजार है, डाक बाजार है, जनगणना है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है। इस बार चांस है कि ये 3 में से कोई एक आ जाए। राज्य में लोग देखते हैं तो पुलिस राज्य का है, रेलवे पुलिस भी राज्य का है। रेलवे तो नहीं है इसका, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य का है। लोक व्यवस्था राज्य का है, गैस और एग्रीकल्चर ये भी राज्य का है। समवर्ती में आपराधिक मामले समवर्ती का है, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये सब समवर्ती का है। अब देखिए जो संघ सूची के विषय है इस पे केवल पार्लियामेंट कानून बना सकती है। राज्य पे संबंधित राज्य, समवर्ती पे सेंटर और स्टेट दोनों, लेकिन टकराव की स्थिति में सेंटर को पावर है। अब दोस्तों हम लोग ये देखने होमवर्क लिख लेंगे कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें सेंटर स्टेट के सब्जेक्ट पर लॉज बना सकती है। ये होमवर्क कर लेंगे, कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब दोस्तों। इसका इस तरह से हम लोग देखें तो सही आंसर है रेलवे पुलिस। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसकी गठन जो है वो 1952 में की गई थी। पीसीएस ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो 1952 में इसका गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 3 बात हम लोग याद रखेंगे कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसका गठन 1952 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। संघ एवं राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जुडिशरी से कि भारतीय संविधान का
कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर 132 के साथ पढ़ना, यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे के दिनों में हम लिखेंगे 2 से 3 बार कम से कम ये आया हुआ है। अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो केवल इसमें हम लोग जो परंपरागत क्वेश्चन होंगे वही देखेंगे, करंट के क्वेश्चन अर्थव्यवस्था का हम लोग नहीं लगाएंगे। तो 77 करंट का नहीं है, करंट का है, 78 करंट का है, 79 भी करंट का है। 18 क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 18 क्वेश्चन स्वर्ण ग्राम जयंती स्वरोजगार योजना पे है। कह रहा है कि निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। हमको पता है कि जो स्वर्ण ग्राम जयंती स्वरोजगार योजना थी वो कई योजनाओं को मिलाकर बनाई गई थी। सबसे बड़ी बात कि इस योजना की शुरुआत 1999 में की थी और सेंटर स्टेट का जो इसमें रेशियो था वो 75 और 25 का था। यानी 75% जो खर्च है वो सेंटर करेगी और 25% संबंधित राज्य करेंगे। इस योजना का जो उद्देश्य था दोस्तों वो था कि लघु उद्यमों को बढ़ावा देना और SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को संगठित करना इसका एक टारगेट भी था। नेक्स्ट हम लोग देखें तो ये कुल 6 योजनाओं को मिला के बनाई गई हैं, जिनमें पहला है IRDP समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, DWCRA ग्रामीण क्षेत्रीय एवं महिला विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम। नेक्स्ट है MWS, ये बेसिकली 10 लाख कुआं खोदने से संबंधित योजना थी ताकि लोगों को रोजगार मिले। नेक्स्ट है SITRA सेट और नेक्स्ट है GKY। तो हम लोग देखेंगे कि ये 6 योजनाएं, इसको याद कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखें तो वो कौन कौन सा दिया है। तो ड्वाक्रा, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे ड्वाक्रा है, ड्वाक्रा। आगे कह रहा है कि IRDP और ट्राइसेम, तो ट्राइसेम भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे है, ट्राइसेम IRDP, ये 3 है। जो चौथा नहीं मिल रहा है वही इसका सही आंसर है, GRY। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में यानी पर कैपिटा इनकम में कमी हो रही है। तो दोस्तों हम लोग ध्यान दें तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो बढ़ रहा है, जो मूल्यों में भारी बढ़त हो रही है यानी जो मुद्रास्फीति हो रही है, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र का विकास धीमे होना, यह भी एक रीजन है। हाल ही में हम लोग 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का एक टारगेट भी रखे हैं। तो 1, 2, 3 इसका सही है। चौथा विदेशी विनिमय से उसका कोई संबंध नहीं है, इसका सही आंसर है B। 82 क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये करंट का क्वेश्चन था उस वक्त। हरित क्रांति, हमको पता कि दोस्तों कि 60 के दशक में भारत में खाद्य के रूप से और सशक्त होने के लिए हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी। ये जो क्रांति थी ये बेसिकली गेहूं में ज्यादा सफल हुई थी। हालांकि ये गेहूं और चावल दोनों को लेके थी, लेकिन ज्यादा सक्सेस ये गेहूं को लेके हुई थी। ये क्रांति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन्हीं रीजन पे ये सक्सेस भी हुई थी। नेक्स्ट 84 नहीं करेंगे, करंट का क्वेश्चन है। 85 हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन और हैस ने की थी। तो यानी कि पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन और हैस ने की थी। सूर्य और तारों के बीच ऊर्जा उत्पादन सिद्धांत बेथे ने दिया था। तो मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन और हैस ने की थी, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत बेथे ने दिया था। तो ऑप्शन डी ये सही नहीं है।
36 सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। तो हम देखेंगे कि सूर्य के केंद्र में दोस्तों जो पदार्थ होते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। और ये प्लाज्मा द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में होता है, इसलिए इसका आंसर डी है। 88 पे जाएं। तो जो हॉर्स पावर होता है वो शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। डेसिबल जो है वो ध्वनि की इकाई है, बिल्कुल सही है। समुद्री मील जो है वो नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। जो अश्व शक्ति है तो 746 वाट इक्वल टू 1 हॉर्स पावर होता है। और एक समुद्री मील जो है वो 1852 मीटर के इक्वल होता है। तो ये दो डाटा भी है, इसको भी याद कर लेंगे। आंसर जो सेल्सियस कह रहा है वो उष्मा की नहीं, सेल्सियस जो है वो ताप की इकाई है, और जो उष्मा की इकाई है वो कैलोरी है। 89 सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। देख लेते हम लोग, यहां पे समझने की कोशिश करें दोस्तों कि इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू सूर्य से एनर्जी जनरेट होती है। तो यहां पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं यहाँ पे, 1s2 1h1 1s2 और 1h3। पहले को बोलते हैं प्रोटियम, 1s2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम और 1s3 को बोलते हैं ट्राइटियम। हम देखेंगे कि जब 1s2 1s3 से यानी जो प्रोटियम ट्राइटियम से रिएक्ट करता है तो हीलियम बनता है, न्यूट्रॉन बनता है और एनर्जी निकलती है। यही प्रोसेस चूंकि कंटिन्यूटी के साथ चलता रहता है इसलिए एनर्जी जनरेट होती रहती है। तो देखेंगे ये संलयन से, हाइड्रोजन के मिलने से एनर्जी जनरेट हो रही है, यानी इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन बम का भी यही प्रोसेस दोस्तों, हाइड्रोजन बम का भी यही प्रोसेस है, यानी नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पिछली बार यूपीपीसीएस पूछा भी था, तो हम लोग देख सकते हैं कि बैक ईयर क्वेश्चन वो था जो कृष्ण श्याम बीवर वाला क्वेश्चन था, वो यहीं से था। तो कर की कृष्ण क्षेत्र एक खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। तो बिल्कुल सही है, नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि जो कृष्ण क्षेत्र होता है वहां पे जो ग्रेविटेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो अपने लाइट को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है, रिटर्न नहीं होने देता है। और हमको पता है कि जब तक लाइट टकरा के हमारी आंख में नहीं पड़ेगी कोई चीज़ हमको दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र बिल्कुल प्रबल होता है, यह प्रकाश को भी बच के निकलने नहीं देती है। तो बिल्कुल सही कथन और कारण दोनों सही है। यही रीजन है कि हम लोग को दूरबीन से भी कृष्ण क्षेत्र दिखाई नहीं देता है। 91 देखें, तो कह रहा है कि कथन में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, तो बिल्कुल सही है। कह रहा ऊनी रेशम में विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, तो सही है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो उष्मा के कुचालक होते हैं। तो दोस्तों देखें तो जो ऊनी वस्त्र का जो प्रोटीन है वो उष्मा का कुचालक नहीं, बल्कि ऊनी वस्त्र के बीच में जो एयर होता है, जो हवा होती है, वो उष्मा की कुचालक होती है। यही रीजन है कि ऊनी वस्त्र गर्म होते हैं। तो इसमें कारण गलत है और कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा कि इसमें हमको बताना जो सुमेलित नहीं है। तो हम लोग देखें तो पिछली बार ये क्वेश्चन भी आया था कि ठोस CO2, जहाँ तक मेरा ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, ये शुष्क बर्फ से संबंधित है। तो जो शुष्क बर्फ होता है वो ठोस CO2 को कहा जाता है। जो किरेटिन होता है ये मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है। किरेटिन का है तो मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है। जो मस्टर्ड गैस है उसका जो रासायनिक नाम है वो है डाइइथाइल सल्फाइड। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक रासायनिक हथियार के रूप में इसका यूज किया गया था। तो जो फ्लोरेंस है यही इसका गलत आंसर है, ऑप्शन 1 यानी सही है।
93rd को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो ऊपर का जो 3 है, टाई नाइट्रो टालुइन जिसको हम लोग टीएनटी कहते हैं, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन जिसको हम लोग टीएनजी कहते हैं, और साइक्लो ट्राइमेथिलीन टाई नाइट्रेमीन, ये तीनों विस्फोटक पदार्थ हैं। लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है, बल्कि ये एक फैक्ट याद कर लें कि ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में जो प्रयुक्त होने वाली गैस है वो कौन सी है? तो नियान। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इसको याद करेंगे। देखेंगे हम लोग इस पेपर से पिछली बार यूपीपीसीएस में 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 क्वेश्चन तो हम लोग को अभी साइंस वाले ही मिल गया। तो प्रकाशीय सजावट एवं विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाला जो गैस है वो है नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव चिकित्सा विज्ञान से इसमें कह रहा निम्नलिखित में से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जो एलोजा है, जो नील हरित शैवाल है और अल्फा अल्फा, तो ये तीनों अल्फा अल्फा, नील हरित शैवाल और एजोला, ये तीनों जैव उर्वरक के रूप में यूज किए जाते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो कोबाल्ट B12 में पाया जाता है, ये भी हम लोग कल ही लगा लिए थे। $97 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कोबाल्ट 60 को हमको मैच कराना है। तो कोबाल्ट 60 जो है दोस्तों वो कैंसर के इलाज में यूज किया जाता है। तो यानी B का 4, तो B के 4 पे हम लोग देखें तो केवल यहाँ पे 3 है, 2 है, एक ही जगह पे 4 है, यानी ऑप्शन C इसका सही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही कोबाल्ट 16 था, और आर्सेनिक 74 भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखिए तो आर्सेनिक 17 का जो है वो 74 वो ट्यूमर में यूज होता है। आयोडीन 131, बाकी जो बचा वो देख लेते हैं। तो आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए यूज की होती है, और जो सोडियम 24 है वो रक्त व्यतिक्रमण में यूज किया जाता है, रक्त व्यतिक्रमण में। दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इन दो को याद कर लेंगे। आयोडीन थायराइड में युक्त होता है और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रमण में। कौन सा हार्मोन लड़ो या मरो हार्मोन कहलाता है? तो जो एडिनेलिन हार्मोन है जो कि अधिवृक्क ग्रंथियों में अंतःस्रावी होता है, इसको हम लोग F2 भी कहते हैं। एडिनिलिन हार्मोन को F2 भी कहते हैं। F2 का मतलब होता है फाइट और फ्लाइट। इंसुलिन के बारे में दोस्तों हम लोग कल पढ़े थे, तो आपको पता होगा कि वो लैंगरहैंस दीपिका से स्रावित होता है, और इसकी कमी से शर्करा की मात्रा, ये बेसिकली शर्करा को संतुलित करता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये हम लोग कल बताए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो उसको। औषधि वितरण में काम करने वाले खाली संपुट में बने होते हैं। तो दोस्तों संपुट का मतलब होता है कैप्सूल, और जो खाली संपुट बने होते हैं वो स्लेस के बने होते हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो आर्थो वर्ड ही बता रहा है कि यह हड्डी से संबंधित होगा, और वो कुल्ले के जोड़ के प्रतिस्थापन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन अल्पता से संबंधित है? तो हम देखेंगे दोस्तों कि जो लो ब्लड प्रेशर होता है, जो
रक्ताल्पता होता है वो अल्पता से संबंधित है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर के ड्यूरेशन में जो संकुचन संख्या है हार्ट की और जो उसकी तीव्रता होती है, यह दोनों में कमी आती है। यानी हम कह सकते हैं बेसिकली लो ब्लड प्रेशर के ड्यूरेशन में होता क्या है कि हम जानते हैं कि धमनियों से जब हमारे रक्त फ्लो कर रहा है, तो अगर ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो यानी धमनियां पतली हैं तो ही जाके प्रेशर हाई होगा। और अगर धमनियां फैल जाएंगी, फूल जाएंगी, इनके बीच का एरिया बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये बेसिकली होता है पोटेशियम की कमी के कारण। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसमें लौ होता है, तो बिल्कुल सही है कि हीमोग्लोबिन में लौ पाया जाता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो यह भी 100% सही है कि हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन 3 भी सही है कि प्रदान करता है। दोस्तों अगर हम लोग कल के डिस्कशन को सुने होंगे तो हमको पता है कि WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करता है। ऑप्शन 4 अगर हम लोग काट दिए होते तो भी इसका आंसर हमको बी मिल जाता। नेक्स्ट 103 नहीं करेंगे, 104 करंट का नहीं करेंगे, 105 को देख लेते हैं। हालांकि अब ये क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों इसमें जो त्रिशूल है, वो शॉर्ट रेंज यानी 25 किलोमीटर के करीब में एक वायु प्रक्षेपास्त्र है जो कि सतह से मारी जाती है। त्रिशूल हम लोग सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है। इसके बाद से जो पृथ्वी है वो सतह से सतह पर वार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है। जो नाग है वो एंटी टैंक है, यानी हम कह सकते हैं कि नाग का एक हो गया। जो अग्नि है यो मिडल रेंज यानी माध्यमिक स्तर परास का एक प्राक्षेपिक निकाय है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो अग्नि माध्यमिक परास का हो गया, त्रिशूल सतह से सतह का प्रक्षेपास्त्र हो गया, त्रिशूल लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा योग सुमेलित है, यानी सही हमको ये बताना है। तो दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन केंद्र जो है वो अहमदाबाद में है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। बाकी की हम लोग बात कर लेते हैं कहाँ पे है। तो जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ये तिरुवनंतपुरम में है। जो ISRO उपग्रह केंद्र है ये बेंगलुरु में यानी इसरो। जो SHER यानी सार जो है तो ये श्रीहरिकोटा में है। तो इसका सही आंसर है डी, स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। आनुवांशिक अभियंत्रण निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। दोस्तों हम लोग कल ही देखे थे कि जो जीन इंजीनियरिंग होता है उसका क्लोन से कोई रिलेशन नहीं होता है। क्लोन का मतलब होता है प्रतिरूप, ठीक है। तो अगर हम लोग 4 को इग्नोर करते, कल ही हम लोग पढ़े थे, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन, जीन बासिकी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कर रहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंध है, यह पर्यावरण का पर्याय है। और थर्ड कह रहा है कि यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्य पर जोर देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों इसका तीनों ऑप्शन सही है कि यह पहला ऑप्शन यह जीवन का प्रबंधन है, दूसरा यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, और थर्ड यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर जोर देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 पे जाते हैं। कह रहा कि भोजन जालों की विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देगी। तो दोस्तों हमको पता है कि जो खाद्य श्रृंखला में मेंबर होते हैं वो होता है उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटक होता है। इन तीनों की प्रेजेंस पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिरता को बढ़ावा देती है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यही रीजन है कि वो पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ावा देती है। तो बिल्कुल सही है
और कथन और कारण एक दूसरे को एक्सप्लेन करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, शाकाहारी जो होता है वो हरे पेड़ पौधों को का भक्षण करता है, जो मांसाहारी होता है वो इसका करता है, और लेकिन जो सर्वाहारी है वो दोनों का, मांसाहारी जो शाकाहारी जंतु हैं उनका भी और जो शाकाहारी पौधे हैं इनका भी। तो जो उच्चतम पोषण स्तर है वो सर्वाहारी का होता है। नेक्स्ट रीजनिंग के क्वेश्चन 111, 112, 113, 114, 115, 116, 17, 18 नहीं करेंगे दोस्तों। हम लोग एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें कि रीजनिंग की क्लास यूपीएससी हिंदी पे, रीजनिंग और मैथ की क्लास ऑलरेडी यूपीएससी हिंदी पे चल रही है। जी क्लास रमन सर के द्वारा लिया जा रहा है। तो दोस्तों मैथमेटिक्स और रीजनिंग आप वहां से देख सकते हैं। अब तक टोटल 4 क्लास इसका हो भी चुका है। सामान्य विज्ञान में देखिए तो पहला क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। ये करंट का क्वेश्चन था, तो करंट के पूरे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, यानी 120, 21, 22, क्योंकि इसके डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। अब थोड़ा भी काम का ये नहीं है। 125 हम लोग सीधा विविध भी आ जाते हैं। इस बार का विविध बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे लोशांक, तो जो लोशांक है वो सिक्किम का एक उत्सव है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लोसांग सिक्किम का एक उत्सव है। निम्नलिखित में से कि सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक मानता है, तो भूटान मानता है। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक भूटान मानता है। मेरा जहां तक अंदाजा है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस में आया हुआ था। और बाकी सारे दोस्त जो है वो पर कैपिटा इनकम को मानते हैं, लेकिन भूटान सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक मानता है। 141 क्वेश्चन किसी काम का नहीं दोस्तों। 142 क्वेश्चन देखेंगे कि यूपीपीसीएस में आया हुआ था। ग्लोबल 500 पुरस्कार और पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है, और यही पूरे ऑप्शन भी थे। यानी यहां से हम लोग देखेंगे तो इस बार टोटल 4 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आए हुए थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये सन 2000 में आई थी, और इसका जो उद्देश्य था वो था उन गांवों को सामुदायिक जीवन के विकास हेतु सड़क से भली बात संबंध करना। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसका जो डेट है, ईयर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अरेंज के लिए आ गया तो हम लोग कर सकते हैं। शौचालय क्रांति, तो गांवों एवं नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान एवं ऋण उपलब्ध कराना, ये एक योजना थी। 145 किसी काम का नहीं है। 146 किस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला है, तो वो हैं श्री माभो भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की हैं। 147 विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो वो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा, जो कि यूएसएसआर की थी। वैलेंटाइना तेरेस्कोवा ये यूएसएसआर की थी। और जो बिछेंद्री पाल है, ये भारत की प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो हम लोग देख सकते हैं कि बिछेंद्री पाल का अंतरिक्ष से कोई लेना देना नहीं है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बार्लोग पुरस्कार का संबंध किससे, तो एग्रीकल्चर से, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग के कारण ये दिया जाता है, और नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर से, इससे भी हम लोग समझ सकते हैं। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड से हुई थी। WWF का जो प्रतीक जानवर है वो है ज्वाइंट पांडा। ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लांड स्विट्जरलैंड में, यानी WWF का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लांड स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों इस तरह से इस पेपर में जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे का डिस्कशन हमने कर लिया।
जो उस वक्त के करंट के प्रश्न थे उन्हीं प्रश्नों को हम लोगों ने छोड़ा है, और जनसंख्या के प्रश्न जो कि 2001 के डाटा हैं उनको हम लोग नहीं किए हैं, क्योंकि इस बार 2011 का इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए हम लोग जब 2012 के पेपर से 2011 का डाटा मिलना शुरू होगा तो जनसंख्या की जनगणना के जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।